नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों बाल विकास शिक्षा शास्त्र की प्रैक्टिस सेट नंबर 24 की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लगभग हम 700 क्वेश्चन MCQs आपके कंप्लीट करने वाले हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सारा यहाँ पे कंबाइंड किया गया है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन सरोपर ही हमारा टारगेट है दोस्तों। 30 ऑफ 30 लाना और बाल विकास में अधिकतम से अधिकतम मॉक्स अटेंड करना और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये पिछले क्लास का आपका मॉक क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में अध्यापक के लिए सर्वोत्तम कथन कौन सा होगा। पहला, अध्यापन के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करता है, या सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाता है, या विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है, या विद्यार्थियों को आपके सदैव जो है अनुशासन में रखता है। तो आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, आपका कमेंट यहाँ पे आया था, फीडबैक आ चुका है और मैं रीड कर पा रहा हूँ। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को दिल से धन्यवाद, थैंक्स करता हूँ जिन्होंने कमेंट किया था, फीडबैक किया था। तो राइट ऑप्शन दोस्तों ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 30 क्वेश्चन की है, MCQs रहेगा, क्लास रहेगी। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। शिक्षा में ज्ञान देती है, संस्कार देती है। यही शिक्षा दोस्तों सिलेक्शन की ओर ले जाएगी और सिलेक्शन के बाद दोस्तों बच्चों में यही शिक्षा आपको देना भी है। जी हाँ, तो देखिए निम्नलिखित में से स्मरण करने की विधि कौन सी होती है। मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो देखिए स्मरण जो करने की विधि होती है, मिश्रित विधि, मिश्रित विधि के माध्यम से स्मरण करने की विधि कहलाती है। यह प्रश्न आ सकता है कि स्मरण जो है करने की विधि कौन कौन सी है। तो आपका मिश्रित विधि द्वारा भी स्मरण विधि किया जा सकता है और आपके विचार साहचर्य विधि भी द्वारा किया जाता है। अर्थात दोस्तों एक और दो, दोनों सही हो जाएंगे। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जितने भी प्यारे भाई बहन शिक्षक बंधु पहली बार विजिट कर रहे हैं, अपने टीचर्स, फैमिली, शिक्षकों के परिवार को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक क्लास का, हर एक सेशन का नोटिफिकेशन मिले। लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। जी हाँ, दूसरा प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था। बुद्धि के समान अर्थ में किया था, सृजनात्मकता के समान अर्थ में, बुद्धि एवं सृजनात्मकता दोनों के समान अर्थ में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं। गिलफोर्ड अभिसारी चिंतन पद को प्रयोग करके किसके समान अर्थ में किया। तो यह दोस्तों आपके सृजनात्मकता की बात करेंगे। जी हाँ, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया आपके स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र फीडबैक करें, कमेंट करें। दोस्तों तीसरा प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा जो है रुचि के बारे में सत्य नहीं दिया गया है, रुचि से संबंधित। ठीक है, हमारी जिसमें रुचि होती है, रुचि से संबंधित कथन दिए गए हैं और जो कथन सही नहीं है वह कथन आपको बताना है। कि रुचियाँ जन्मजात और अर्जित दोनों प्रकार की होती है। रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती हैं। रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं। या रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं रुचि जो होती है व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण के प्रतिबिंब होता है, लेकिन प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि प्रतिबिंब नहीं होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो नहीं शब्द दिया गया ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यह सत्य नहीं दिया गया है, क्योंकि जो दोस्तों रुचियां जो होते हैं व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। देखिए अगर आपकी रुचि शिक्षक बनने में है तो आपका व्यवहार और आकर्षण शिक्षण की ही ओर रहेगा, शिक्षा के प्रति ही रहेगा। तो ये आप अपने आप सोचिए, अगर आपकी जो रुचि है वो एक शिक्षक के तौर पर है, ठीक है, शिक्षिका के तौर पर है, तो एक आपका व्यवहार भी उसी टाइप का होगा और आकर्षण भी उसी टाइप के लगभग होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग समझते हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, व्याख्याता हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों चौथा प्रश्न। देखिए दोस्तों, एक भावात्मक प्रति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति, ठीक है, पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। देखिए अभिवृत्ति के बारे में बताना है, अभिवृत्ति किसे कहते हैं, या एक ही ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय देती हो या परिचय हो, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल में सीखा जा सकता है, या व्यक्ति की जो है मूलभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है,
या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सभी प्यारे मित्र जानते हैं, अभिवृत्ति की जब भी बात पूछा जाए तो एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति ठीक है पसंदगी, ये लाइक या डिसलाइक के रूप में प्रतिक्रिया, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, ठीक है, वो आप करती है, तो ये अभिवृत्ति यही कहलाती है। अभिवृत्ति क्या अर्थ क्या हो जाएगा, आपका जो पहला ऑप्शन है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर है कि कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कोई भी वस्तु है वह कैसी है, किस टाइप की है, ठीक है, उसे अगर आप बताना हो तो किस टाइप का निर्णय लेंगे। माप के द्वारा लेंगे कि ये वस्तु मापने से पता चलेगी, मूल्यांकन से, या परीक्षा से। देखिए जब कोई वस्तु होती मापने से पता चलेगा। अगर 1 लीटर आपको दूध लेना हो तो आप किसी 1 लीटर के पात्र में नापेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि यह 1 लीटर दूध है, आधा लीटर दूध है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, मापने से इसका निर्णय करेंगे कोई वस्तु कितनी है। मूल्यांकन से भी है, अगर आपका यहाँ पे 30 नंबर का टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पूर्णांक रहता है, तो अब 30 में से कितना 20+ आप लाते हैं, 20+ कितना लाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मूल्यांकन के द्वारा, ठीक है, आपके स्कोर का पता चल जाएगा। और परीक्षा के माध्यम से पता चल जाएगा कि आउट ऑफ 150 में आप क्या 120+ स्कोर क्रैक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निर्णय हम इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया मूल्यांकन के द्वारा दिया गया है। देखिए कोई भी वस्तु कैसी है इसका निर्णय किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, मूल्यांकन के द्वारा ही किया जा सकता है। हम गलती क्या करते हैं, देखिए अभी हमने जो गलती है इसी को सुधारना है और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना है। कैसे, देखिए मापन करेंगे, मतलब हमने 1 लीटर अगर दूध लिया तो इसका क्या मूल्यांकन तो करेंगे, मूल्यांकन मतलब इसको पता करेंगे, इसको नापेंगे, तो ये मूल्यांकन से संबंधित आ ही जाएगा। यानी कोई वस्तु कैसी है इसका निर्णय मूल्यांकन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, जीन पियाजे जी, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है आपके हार्वर्ड गार्डनर ने दिया गया था। और बहुप्रतिभा सिद्धांत एक ही बात है, बहुप्रतिक्रिया या बहुप्रतिभा, बहुबुद्धि का सिद्धांत या बहुप्रतिभा का सिद्धांत, ये ध्यान रखना, ये दोनों नाम सेम है। आपके सीखने की शैली, बहुप्रतिभा, लोगों एवं उनकी विभिन्न प्रकार की प्रतिभाओं, तार्किक, दृश्य संबंधी, संगीत आदि के बारे में हार्वर्ड गार्डनर एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है दोस्तों। अगला प्रश्न आइए देखते हैं कि अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करूंगा दोस्तों, कि अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक आपका ओनली वन फॉर नंबर 1 दोस्तों कहलाते हैं आपके जीन पियाजे जी की बात करेंगे, जिन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं बाल विकास की। सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जी हाँ, जीन पियाजे जी से 1-2 प्रश्न आता ही आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे कि थांडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। व्यवहारिकता के सिद्धांत पे, ज्ञानात्मक के सिद्धांत के, मनोविश्लेषण सिद्धांत के, या इनमें से कोई नहीं। तो थांडाइक का सिद्धांत दोस्तों इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध करेंगे। तो थांडाइक का सिद्धांत जब भी आपको पता होता है तो एक ही बात आती है, हम बात करेंगे व्यवहारिकता की। जी हाँ, थांडाइक का सिद्धांत जो है व्यवहारिकता के सिद्धांत के तहत जो है सूचीबद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि मूल्यांकन कि किस प्रविधि द्वारा बच्चे जो होते हैं या छात्र होते हैं, छात्रों के व्यवहार, क्रियाएं, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जा सकते हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, जयसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। सभी मित्रों को वेलकम, अभिनंदन है जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार रखना है सिलेक्शन तक, क्योंकि सिलेक्शन पाना हमारा मूल टारगेट है। मूल प्रवृत्ति हमारी एक ही होनी चाहिए, सिलेक्शन टू सिलेक्शन। दोस्तों मूल्यांकन की किस प्रविधि द्वारा छात्रों को व्यवहार, क्रियाएं, संवेगात्मक, बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जा सकते हैं। साक्षात्कार प्रविधि द्वारा, प्रश्नावली प्रविधि द्वारा, निरीक्षण प्रविधि द्वारा, या उपरोक्त सभी प्रविधि द्वारा किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन निरीक्षण की बात करेंगे। जी हाँ, देखिए मूल्यांकन की जो होती है यह दोस्तों निरीक्षण प्रविधि के द्वारा जो है
छात्रों के व्यवहार, क्रियाएं और संवेगात्मक बौद्धिक परिपक्वता के संबंध में प्रमाण प्रदान किए जा सकते हैं। तो निरीक्षण प्रविधि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा अनुसंधान के आयाम कौन से हैं? अनुदैर्ध्य है, अनुप्रस्थ है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा अनुसंधान के आयाम आपके दोनों कहलाएंगे। जी हाँ, शिक्षा अनुसंधान के आयाम आपके अनुदैर्ध्य रूप में भी हैं और आपके अनुप्रस्थ रूप में हैं, अर्थात हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों दिया गया है, स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी प्यारे मित्र जानते हैं, आप लोग ज्ञानी है, सर्वज्ञ हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? जो व्यवहारिक बुद्धि होती है उसको संज्ञानात्मक बुद्धि कहा जाता है, मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, या सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे व्यवहारिक बुद्धि को दोस्तों क्या कहते हैं। तो व्यवहारिक बुद्धि को ही दोस्तों हम क्या कहते हैं? मूर्त बुद्धि कहते हैं। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ होता है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि क्या है? संस्कृति का उत्पाद होती है। और यह कथन स्टेनबर्ग द्वारा दिया गया था। स्टेनबर्ग ने एक त्रितंत्र सिद्धांत भी दिया था। ये प्रश्न आ सकता है कि त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया था? तो आपके स्टेनबर्ग ने दिया था, जिसमें कि व्यक्ति जब तर्क करता है या प्रभावी ढंग से किसी सूचना को संशोधित करता है तो उस समय क्या होता है, उसके मन में क्या होता है, तो उस समय उसके मन में क्या होता है, यही हमारी क्या कहलाती? व्यवहारिक बुद्धि, जिसे मूर्त बुद्धि के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है देख लेते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है। जो बच्चे हों, चाहे आप हों चाहे हम हों, मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अब आप देखते होंगे मोटिवेशन का बहुत बड़ा क्रेज है। मोटिवेशन वीडियो अगर हम नहीं देखते तो हमें लगता है कि हम बिल्कुल हम है ही नहीं है, हम बिल्कुल हार चुके हैं। जब भी मोटिवेशन वीडियो देखते हैं एक अलग ही एनर्जी उत्पन्न होती है हमारी बॉडी पर, ठीक है, एक अलग ही दोस्तों क्या है, ऊर्जा हमें शरीर पर उत्पन्न होती है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता क्या होती है? वह अपने आप में आत्मविश्वास रखता है, जीवन के जो लक्ष्य को चुनाव करता है वो समायोजनशीलता होता है, या उपरोक्त सभी होगा। तो मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो दोस्तों उपरोक्त सभी, उसमें आत्मविश्वास भी आता है, जीवन के अपने लक्ष्य को चुनता है कि हमें केवल टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए क्या क्या गुजरना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे, मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, झोंक देंगे अपने आप को और सिलेक्शन पाएंगे। दोस्तों यह होता है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। तो यहाँ पे समायोजनशीलता भी हो जाएगा, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों, विकास कभी ना खत्म होने वाला, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार संबंधित है एकीकरण के सिद्धांत से, अंतःक्रिया के सिद्धांत से, परस्पर संबंध के सिद्धांत से, या दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी जिनका अध्यापक अध्यापिका बनना सपना है, ड्रीम्स है, उनके फैमिली, उनके परिवार का सपना है। जी हाँ, विकास कभी ना खत्म ना ही समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत हो जाएंगे, क्योंकि कभी ना समाप्त होना अर्थात निरंतर चलते रहना। और समय दोस्तों, कभी समय का जो पहिया है, समय का जो चक्र है वह चलता ही रहता है, कभी नहीं समाप्त होता। 1 बजेगा, 2 बजेगा, 3 बजेगा, 4 बजेगा, 5 बजेगा, 6 बजेगा, 7, 8, फिर 12 बजेगा, फिर 1 बजेगा। ठीक है, तो समय का चक्र चलता रहता है। उसी प्रकार विकास भी कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हम बात कर रहे हैं, 10 है, 4 है, 5 है, 8 है। तो देखिए क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान हमारे 8 हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा कौन कौन से हैं। समस्या का चयन, उपकल्पना का निर्माण, तथ्य संग्रह, तथ्य संग्रहण की विधियां, तथ्यों का संकलन, तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित निष्कर्ष, सत्यापन और परिणामों की सूचना देना। 8 प्रकार के होते हैं आपके क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। लेकिन एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की प्रणाली में 7 सोपानों का होना अनिवार्य है। तो अगर प्रश्न में आता है कि एंडरसन के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान कितने सोपान हैं, तो 7 होंगे, बाकी आपके 8 सोपान होते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे कि व्यवहार के एसआर संप्रत्ययन को अस्वीकार कर एसओआर संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया था? जी हाँ, व्यवहार का जो एसआर संप्रत्यय सिद्धांत है इसको उन्होंने अस्वीकार किया।
अमान्य कर दिया। उन्होंने फिर SOR संप्रत्यय प्रस्तावित किया। तो ये करने वाले कौन है? आपके वाटसन हैं, वुडवर्थ हैं, गुथरी है या हल हैं? तो आपका एक ही कमेंट होना चाहिए, वो दोस्तों वुडवर्थ की बात करेंगे। जी हाँ, वुड यानी होता है लकड़ी और बर्थ यानी जन्म होता है। ठीक है, इनको असमान स्वीकार किया, लकड़ी की भांति समझ लिया। जैसे पेड़ होता है, हरा भरा होता है, जब सूख जाता है लकड़ी के समान केवल जलने के काम आता है, उसी प्रकार व्यवहार का जो SR संप्रत्यय का सिद्धांत था उसको उन्होंने लकड़ी के समान समझा, वुड। ठीक है, और फिर वर्थ यानी जन्म किया, SOR संप्रत्यय का प्रस्तावित किया, जन्म किया, तो क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। इनके नाम में ही क्वेश्चन का सारा आंसर छिपा हुआ था दोस्तों। ठीक है, हमें केवल खोज करना है, हमें केवल जानना है और सिलेक्शन जरूर से जरूर पाना है। आई होप सभी प्यारे में वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। दिल से धन्यवाद, दिल से थैंक्स है, जायसवाल सर का अभिनंदन सभी मित्रों का करते हैं, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो अपनी गेंदबाजी कौशल को विकसित कर लेता है, बॉलर बन जाता है, फास्ट बॉलर बन जाता है और 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करता है, पर उसके बल्लेबाजी के कौशल कोई प्रभावित नहीं होता। बल्लेबाजी का कौशल 10% है तो उसका 10% ही है, क्योंकि उसने फोकस किस पर किया दोस्तों? गेंदबाजी पर किया। तो इसे क्या कहते हैं? इसे आपके विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो बल्लेबाजी के लिए दोस्तों यह शून्य प्रशिक्षण अंतरण कहला जाएगा। अगर पूछा जाएगा बल्लेबाजी कौशल प्रभावित नहीं करता है, तो जब कोई प्रभावित नहीं हुआ क्योंकि फोकस उसने गेंदबाजी पर किया है। ठीक है, तो बल्लेबाजी प्रभावित नहीं हुआ, तो बल्लेबाजी कौशल क्या है? इनमें से शून्य प्रशिक्षण अंतरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि थॉमसन ने अभिप्रेरणा के स्रोतों को कितने वर्गों में बांटा? जी हाँ, थॉमसन महाराज, जी हाँ, थॉमसन मनोवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक है आपके। इन्होंने अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के जो स्रोत हैं उनको कितने वर्गों में बांटा? तो दोस्तों इन्होंने 2 वर्गों में बांटा था। वे कौन कौन से हैं? पहला दोस्तों मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ फिजिकोनेलेसिस की बात करेंगे। इनके प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्रायड हैं, और इनके अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन की दमित इच्छाएं उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जी हाँ, व्यक्ति के अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं होती हैं, हमें अगर सिलेक्शन पाना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। अर्थात व्यक्ति के अचेतन मन की जो दमित इच्छाएं हैं आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। किसने कहा था? यह सिगमंड फ्रायड ने कहा था। नोट कर लेंगे सभी लोग। दूसरा दोस्तों है, दूसरा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ बेसिक ट्रेंड्स की बात करेंगे। इनके प्रतिपादक आपके मैकडूगल हैं, और इनके अनुसार यानी कि मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं, और यही मूल प्रवृत्तियां ही हैं जो व्यक्ति के कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता है तो उसका जीवन रहना संभव नहीं है दोस्तों। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं, और व्यक्ति संवेगों को की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होकर अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करता है। तो प्रश्न आ गया कि मूल प्रवृत्तियों को 14 संवेग किसने किया या किसने किया? तो इसके प्रतिपादक आपके मैकडूगल हैं। ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आ चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऐसा कथन जो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप प्रदर्शित करता हो। पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की और निर्देशन, मानसिक विकारों का न होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपरोक्त सभी। तो व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना, पूर्ण अभिव्यक्ति होना, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की और निर्देशन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, साथ ही साथ एक अंतिम प्रश्न मॉक क्वेश्चन रहता है। दोस्तों एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर करता है। कोई भी बच्चा है, ठीक है, शिशु मतलब होता है उसकी आयु सभी लोग 0 से 5 वर्ष ही होगी, तो उसका जो है शिशु यानी बच्चा जो है सामाजिक विकास निर्भर करता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर,
उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। देखिए शिशु का जो सामाजिक विकास है वह देखिए शिशु को मिलने वाला प्यार और अपनत्व पर भी निर्भर करता है, उसके द्वारा दूसरों पर ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर भी करता है, और उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर भी पड़ता है, अर्थात डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। कॉल्सनिक मनोवैज्ञानिक के अनुसार, पियाजे, स्किनर, हरलाक। आपका कमेंट, आपका फीडबैक शर्मान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह स्किनर ने कहा था। और स्किनर का पूरा नाम बुर फ्रेडरिक स्किनर था। जी हाँ, बुर कह सकते हैं आपका, या बुरा कह सकते हैं, रायगा, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो आपका बुर फ्रेडरिक स्किनर था, जो आमतौर पर बीएफ स्किनर से प्रसिद्ध है आपका। ठीक है, इसको पूरा न करके बीएफ स्किनर पूरा, इनका पूरा नाम ये है। ये भी आ सकता है, अभी आपने बीएफ स्किनर दिया गया था, अब ये पूछा जा सकता है, कोई ये नहीं कहता, क्वेश्चन किसी टाइप का बन सकता है, तो यहाँ पर इनका बीएफ स्किनर का इनका पूरा नाम ऐसा भी दिया जा सकता है ऑप्शन पर। तो ये हमें एक छोटी छोटी बातों को भी ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, और क्लास कंटिन्यू करना है। और आपके बीएफ स्किनर एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, व्यवहारवादी वैज्ञानिक हैं, व्यवहारवाद के हैं, एक लेखक हैं, आविष्कारक हैं और सामाजिक दार्शनिक भी हैं आपके, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर भी हैं। प्रश्न आ सकता है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर कौन थे, तो आपके बीएफ स्किनर हो जाएगा। जी हाँ, अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि दोस्तों वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। जो वर्तमान में, ठीक है, करंट की बात करेंगे, बच्चों की शिक्षा के लिए, जो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। दोस्तों वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को समावेशी शिक्षा कहा गया है, अर्थात उन सभी जो निःशक्त बच्चे उनको समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना। समान बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना ही आपका क्या है? निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, जिससे सभी बच्चे, ठीक है, एक समान पढ़ सकें। आप स्वयं सोचिए, एक भाई है, एक बहन है, एक परिवार में, ये माता हो गए, ठीक है, मेल पिता हो गए, फीमेल माता हो गई, एक बच्चा और एक लड़का है और एक लड़की है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये सोचिए, लड़के को डेली 10 रुपये मिलता है, ठीक है, और लड़की को 5 रुपये मिलता है, तो यहाँ पर क्या हो गया? लड़के को 10 रुपये मिलता है, लड़की को 5 रुपये मिलता है, या कह सकते हैं कि लड़की को 10 और लड़के को 5 मिलता है, तो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका कहलाएगा क्या है? आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी बच्चा अगर कम पा रहा है तो सोचता है कि मैं कम क्यों पा रहा हूं, मैं उसके बराबर पाऊं, मुझे भी 10 रुपये मिले। उसी प्रकार कोई बच्चा निःशक्त बच्चा है, वो भी चाहता है जिस प्रकार से समान बच्चों को पढ़ाया जाता है, सुविधाएं मिलती हैं, मुझे भी उस प्रकार मिले और वह वैसा अनुभव करे, इसलिए समावेशी शिक्षा की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, किस वर्ग की बुद्धिलब्धि वाले छात्रों की प्रायः अपराधी बन जाने का खतरा रहता है? जिनकी बुद्धिलब्धि 55 से 75 होती है, 25 से 55 होती है, 75 से 85 होती है, या 25 से कम होती है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। दोस्तों जो आपका वर्ग दिया गया है 55 से 75 जो वर्ग होता है, ऐसे बुद्धिलब्ध वाले बच्चे प्रायः अपराधी बन जाने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब बात करेंगे बाल मनोविज्ञान फिजिकोलॉजी के क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या प्रश्न दिया गया है कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु है, ये बताइए आप लोग जो है किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकते हैं? आँखों के संपर्क के आधार पर समझ सकते हैं, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, या गृह कार्य के आधार पर। आप किससे समझ सकते हैं? आप ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी कीजिए और भाषा और अभिव्यक्ति के बारे में। जी हाँ, आप एक अध्यापक हैं तो भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर जो है समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकते हैं, भाषा के आधार पर, उसके अभिव्यक्ति के आधार पर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि क्रियात्मक अनुसंधान
किस मनोविज्ञान की उपज है? जी हाँ, जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान है ये दोस्तों किस मनोविज्ञान की उपज की बात पूछा जा रहा है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? तो यह दोस्तों हमारे सामाजिक मनोविज्ञान की उपज हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं होगा? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि अधिगम का क्षेत्र, देखिए संज्ञानात्मक रूप में अधिगम का क्षेत्र होता है, भावात्मक रूप में भी होता है, क्रियात्मक रूप में होता है, लेकिन आपका आध्यात्मिक रूप में नहीं होता है। तो यही तो पूछा गया, क्षेत्र नहीं है तो आध्यात्मिक क्षेत्र आपका अधिगम का नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि आपके फ्रायड हो गए, पियाजे हो गए, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु आपके जीन पियाजे जी ने कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। जीन पियाजे जी ने कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं और बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। या जीन पियाजे जी ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में क्या है कहा जाए, आपके संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, फ्रायड एवं जीन पियाजे जी अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ व्याख्या की है, लेकिन जो जीन पियाजे जी का कहना है कि जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है उन्होंने। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती है, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, वह जानी जाती है। प्राथमिक प्रबलक के रूप में, आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में, या दोस्तों गौण प्रबलक के रूप में। तो ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता स्वतः नहीं होती है, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के सहचर से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, वह दोस्तों हमारे गौण प्रबलक के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट सेशन रहा दोस्तों, बहुत ही अच्छा फीडबैक है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जायसवाल सर को सपोर्ट करने के लिए, शिक्षा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए दिल से धन्यवाद है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्निहित है? जी हाँ, ऐसा सिद्धांत दोस्तों जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्निहित हो। नैमित्तिक का सिद्धांत, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण या प्रभाव का नियम। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, ऐसा सिद्धांत जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन में निहित हो वह हमारा नैमित्तिक जो है अनुबंधन कहलाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न इसके बाद मॉक क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं दिया गया है? नकारात्मक नेगेटिव प्रश्न है सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंध में। यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव कम करता है, इसमें नंबरों के साथ ग्रेड का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो देखिए जो आपका सतत और व्यापक के मूल्यांकन में कथन दिया गया है कि देखिए इससे क्या होता है, शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, यह हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक पर शिक्षा के लिए बोझ बढ़ना ये गलत बात है, ये नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और प्यारे मित्रों, आपका मॉक क्वेश्चन आ चुका है और जायसवाल सर के साथ लेट्स क्रैक फ्रॉम ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। और मॉक क्वेश्चन प्यारे मित्रों हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं? उचित वातावरण, प्रेरणा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक का ऑप्शन बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करना है। और इसका आंसर दोस्तों हम कल के नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताएं। आपका अपना जायसवाल सर सभी प्यारे में सहयोग करें, फीडबैक करें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। हमेशा दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सभी का।